नमस्कार साथियों, आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि पहले इससे पहले की क्लास में मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपके सिलेबस में, उस पे अगली क्लास में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 2020 में आई थी, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो 2 क्लास मैंने ली थी, उनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को क्लास उतनी ज़्यादा पसंद आई नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट नहीं आए। और आप लोग एक चीज़ याद रखो कि जब आप यूट्यूब पर कमेंट करते हो, तो ये मान के चलो कि इससे टीचर को बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। और आगे के में अगर मैं अपने प्लान बताऊँ, तो अगली जो क्लास होगी, वो मैं राजस्थान पॉलिटी पर लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके सिलेबस में एक एक लाइन दी हुई है कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, तो उस पर एक कंप्लीट क्लास लेकर के आऊंगा। उसके अलावा आप सभी लोगों में से कुछ के कमेंट ये आए थे कि सर भारतीय संविधान पर भी एक क्लास होनी चाहिए, कि एक क्लास में प्रश्न हो जिसके माध्यम से मैं जो भारतीय संविधान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी को लेकर के ये क्लास लेकर के आऊं। तो बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करें चाहे ना करें, मेरा तो फर्ज ये बनता है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया कंटेंट यहाँ पर डिलीवर किया जाए और आप लोगों के सिलेक्शन हो, आप लोगों के एग्जाम में इससे प्रश्न आए, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। तो आज की क्लास में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके बारे में कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप लोगों को ये प्रश्न देख रहे होंगे, तो ये देख पा रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न है और इसमें एक प्रश्न ना होकर के इसमें कई सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। हालांकि रीट के जैसा जो एग्जाम होता है, उसमें इतना लेवल शायद पूछे, लेकिन ये क्लास ये मान के चलो कि ओवरऑल जितने भी जो एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम, जिनके सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उन सभी को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। तो चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब जैसे हमारा पहला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। अभी थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगा भी सही कि हमें नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों महसूस हुई, पहले कौन कौन सी शिक्षा नीति थी और उन शिक्षा नीतियों में ऐसी कौन सी खामियां थी जिसकी वजह से हमें नई शिक्षा नीति का लाना पड़ा। तो जैसे पहला प्रश्न है, इसको हम देखते हैं पहले। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जो पिछली शिक्षा नीति 1986 की जगह लेती है। तो पहली बात की दो बातें हैं। पहली बात की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, और ये जो पिछली शिक्षा नीति आई थी हमारे 1986 में, उसका स्थान लेगी। अब बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा ये कि इस नीति का जो ड्राफ्ट है, वो जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा तैयार किया गया था। ये दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जून 2017 में जो इसरो के हमारे जो एक्स चीफ थे, के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन गठन किया गया था और उन्होंने ये जो शिक्षा नीति थी, इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। तो ये बात सही है, कस्तूरी रंगन समिति जो थी, उसकी सिफारिश पर यह शिक्षा नीति आई थी। इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है हमारी, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो इसी शिक्षा नीति के तहत जो मानव विकास मंत्रालय था, उसका नाम क्या हो गया? वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो गया। इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या है यहां पर? डी। 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है यहां पर? सही है। अब देखो, अगर थोड़ा सा हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, तो पहला प्रश्न हमारा यहां पर हो गया। लेकिन देखो, जरूरत क्यों महसूस हुई हमें? आपको पता होगा कि जो हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, वो आई थी 1968 में। उसके बाद में जो शिक्षा नीति आई, वो कब आई? 1986 में। और तीसरी शिक्षा नीति कब आई थी? हमारे 2020 में। तो 2020 में जो शिक्षा नीति आई थी, वो किसके स्थान पर थी? 1986 की शिक्षा नीति के स्थान पर। यानी लगभग हमने 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति हम लेकर के आए, और तब तक हम कौन सी नीति से काम चला रहे थे? 1986 की शिक्षा नीति से। लेकिन आप आजकल देखते भी होंगे कि जमाना पूरी तरीके से बदल चुका है। आजकल जो एजुकेशन का जो स्तर है बाकी देशों में, वो काफी ऊपर जा चुका है। 1986 में जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, तो वो उस समय का जो सिनेरियो था, उसी को ध्यान में रख करके लाई गई थी। लेकिन वर्तमान में आपको पता होगा कि 1995 के आसपास हमारे देश में इंटरनेट आया। इंटरनेट के बाद में 2G, 3G, 4G, और अभी हाल ही में 5th जनरेशन चल रही है इसकी। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। नए नए स्टार्टअप्स जो हैं, उनका उदय हुआ भारत में, और भारत में भी आजकल स्टार्टअप कल्चर बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है।
तो इस तरह के दौर में अगर हमें बाकी ग्लोबल से, यानी जो वैश्विक विश्व के देश हैं, विश्व के अन्य देशों से यदि कॉम्पीट करना है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमारे पास में जो है नई शिक्षा नीति होनी चाहिए, जो आज की जो जरूरतें हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके बनाई गई हो। इसी वजह से नई क्या लाई गई थी? शिक्षा नीति लाई गई थी। पहले की शिक्षा नीति में क्या दिक्कत थी? तो जो पहले की जो शिक्षा नीति थी वो फोकस करती थी रटंत विद्या पर, यानी कि आप किसी भी बुक को पढ़ो, उसको रट लो और रटने के बाद में उसको एग्जाम में छाप दो, आपके अच्छे क्या आ जाएंगे? नंबर आ जाएंगे। लेकिन वर्तमान में सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। तो वर्तमान की जो शिक्षा नीति है उसमें यह फोकस किया गया है कि बच्चों की जो रटने की प्रवृत्ति है उन वो उसको तो हटाया जाए, और साथ ही में उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल जो थिंकिंग है उसको डेवलप किया जाए। और उसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे पास में नई क्या होनी चाहिए? एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि जो पहले की शिक्षा नीति थी वो केवल शिक्षा पर फोकस कर रही थी, और देखते भी होंगे कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वर्तमान में बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का रीजन क्या है? कि उनके पास में स्किल नहीं है। और स्किल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी एजुकेशन इस तरह की नहीं है। अभी आप अपने आसपास अगर देखते होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, जिन्होंने एमए कर लिया, बीएड कर रखी है, उसके बाद में उन्होंने और भी कई सारे डिप्लोमे कर रखे हैं, उसके बावजूद भी उनके पास में कोई भी रोजगार नहीं है, और ना ही उनके पास में ऐसी स्किल है कि कंपनियां उनको रोजगार दे दे। तो दो कॉन्ट्राडिक्शन एक साथ चलते हैं कि कंपनियां ये कह रही है कि हमें स्किलफुल जो है वो वर्कर चाहिए, लेकिन उनको मिल नहीं रहे, और दूसरी तरफ बेरोजगारी बहुत चरम पर है। और इन दोनों के बीच में अंतर इसलिए है क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ नंबर्स पर फोकस करती है, जो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल उसको डेवलप नहीं कर रही थी। तो नई जरूरतों के हिसाब से नई चुनौतियां जो आ रही है, और साथ ही में जो विश्व के जो अन्य देश है, यानी हमें अगर ग्लोबल लेवल पर compete करना है, तो इसका मतलब है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी कैसी होनी चाहिए? तो आज के वर्तमान का जो युग है उसी के हिसाब से होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने नई शिक्षा नीति लेकर के आए। अब आप इसको पढ़ करके थोड़ा सा इमोशनल मत हो जाना कि सर ये तो नई शिक्षा नीति इतनी जबरदस्त है, इसमें सारी बातें शामिल कर ली गई है। नो डाउट ये बहुत ही शानदार नीति है, लेकिन इसको लागू होने में अभी काफी समय लगेगा। 2020 के आसपास कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी, और 2025 आ चुका है, अभी भी आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि कुछ खास इसका इंपैक्ट हुआ नहीं है। हालांकि अगर इसको ऐसे ही सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास यूजफुल होगी, लेकिन यदि इसको प्रैक्टिकली मतलब सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया, इसको सही तरीके से लागू किया गया, तो ये मान के चलो कि भारत की दशा और दिशा इसके माध्यम से बदल सकती है। इतनी शानदार नीति है ये। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सरकार का कोई सपोर्टर हूं या फिर सरकार के पक्ष में बोल रहा हूं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो वर्तमान में जरूरी है और इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से देखिए आपके, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो पहली बात की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। दूसरी बात कि के कस्तूरी रंगन कौन थे? तो इसरो के एक्स चीफ थे। और उसके अलावा 21वीं सदी की ये पहली नीति है, और ये कौन सी नीति को रिप्लेस कर रही है? 1986 की नीति को। और उसके बाद में इसी के माध्यम से जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो ये प्रश्न में ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट यानी जो मसौदा पेश किया गया है का अध्याय विभाजन के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है? यानी इसमें कुछ अध्याय दिए हुए हैं, उन अध्याय का नाम, यानी कुछ भाग दिए हुए हैं और उन भाग में कौन कौन से अध्याय हैं वो शामिल किए गए हैं और आगे उनका नाम दिया हुआ है। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित है, असुमेलित है। तो जैसे भाग एक में क्या है? तो भाग एक में स्कूली शिक्षा के पर फोकस किया गया है, और इसके संबंध में अध्याय कौन सा है? अध्याय 1 से 8 तक किसमें है? भाग एक में है, जो किसके बारे में बात कर रहा है? स्कूल शिक्षा के बारे में। उसके बाद में अगर हम देखें भाग दो में हायर एजुकेशन यानी जो उच्चतर शिक्षा है उसके बारे में बात है, और ये अध्याय 9 से 19 तक इसी में है। उसके अलावा भाग 3 जो है वो अन्य केंद्रीय मुद्दे जो है उस पर फोकस कर रहा है, और अध्याय 20 से 24 तक इसी में है। और उसके अलावा जो भाग 4 है वो क्रियान्वयन की रणनीति, यानी इसको बना तो दिया लेकिन ये इंप्लीमेंट कैसे होगी, किस स्ट्रेटेजी के साथ इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, वो जो पूरी रणनीति है वो भाग 4 में है। और इसमें अध्याय कौन से हैं? 25 से 28 तक। तो क्या ये सही है? तो ये यहां पर गलत है, क्योंकि अध्याय 25 से लेकर 28 तक नहीं है। तो अध्याय 25 से लेकर के 27 तक है। तो ये पूछ रहा है कि असुमेलित कौन सा है? तो असुमेलित हमारा यहां पर है डी। अब देखो, या तो प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में
किस भाग में इसके क्रियान्वयन की रणनीति दी हुई है? तो पता होना चाहिए कि भाग कौन सा है, भाग 4। भाग 4 में कौन से अध्याय तक हैं? तो अध्याय 25 से लेकर के अध्याय 27 तक हैं। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में स्कूल शिक्षा के बारे में बात की हुई है। तो ये चारों ही आपके प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इन चारों बातों को आप लोग इसमें याद रखेंगे। तो भाग 1 स्कूली शिक्षा, भाग 2 उच्चतर शिक्षा, भाग 3 केंद्रीय मुद्दे और भाग 4 में क्या है, जो उसको इंप्लीमेंट करने की जो स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी, वो भाग 4 में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहां पर, डी। अब देखो और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके क्या थे, 5 मूल स्तंभ थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई थी 2020 में लाई गई थी, इसके 5 स्तंभ थे, यानी ये 5 जो पिलर्स थे उन पर ये नीति पूरी स्टेब्लिश्ड है। तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 मूलभूत जो स्तंभ हैं उनमें शामिल नहीं है। 5 मूलभूत स्तंभ कौन कौन से हैं? तो पहला एक तो पहुंच यानी एक्सेस, ये यहाँ का मूलभूत स्तंभ है। पहुंच का मतलब है कि चाहे बच्चा गरीब हो, चाहे बच्चा अमीर हो, चाहे बच्चा रेगिस्तानी इलाके में रह रहा हो, चाहे बच्चा पहाड़ी इलाके में रह रहा हो, हर बच्चे के पास में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये बात यहां पर ये सुनिश्चित कर रही है। तो पहला जो इसका स्तंभ है वो क्या है, पहुंच यानी एक्सेस। दूसरी बात की अगर उसको शिक्षा मिल रही है तो वो शिक्षा काम की भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम नाम के लिए पढ़ाई हो और उससे कोई व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं हो रहा हो। तो उस वो जो एजुकेशन उसको मिले उसमें थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। यानी उसको क्या मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में भी ये क्या है, इसका एक मूल स्तंभ है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता से युक्त होनी चाहिए। तीसरा ये कि व्यवसायीकरण यानी शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन किया जाना चाहिए। क्या ये स्तंभ सही है? तो ये स्तंभ यहाँ पर गलत है, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर तो क्या हो गया, यही पर हो गया। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि पांचवा कौन सा, ये नीचे क्या है, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, यानी सरकार और जो शिक्षण संस्था है उनकी क्या होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही में जो हमारी शिक्षा है वो किफायती होनी चाहिए, यानी अफोर्डेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षा बहुत ज्यादा महंगी हो जाए और जो आम नागरिक हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। उसके अलावा इसमें इक्विटी भी होनी चाहिए, यानी भागीदारी होनी चाहिए, या फिर साम्यता। ठीक है? तो इक्विटी यानी इसमें भागीदारी भी होनी चाहिए। और भागीदारी किनकी होनी चाहिए, तो समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो वर्ग एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे कोई भी वंचित वर्ग हो, सभी की इसमें क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। यानी सभी के पास में शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तो ये 5 बातें इसमें, पहली बात किसकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी एक्सेस, एक है क्वालिटी, एक है अकाउंटेबिलिटी, एक है अफोर्डेबिलिटी और एक है इक्विटी यानी कि भागीदारी। ये हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके क्या है, 5 स्तंभ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर है व्यावसायीकरण। देखो अगर मैं चाहूं तो इसको बहुत आराम से आप लोगों को क्वेश्चन को टिक करते हुए भी निकल सकता हूं कि इसका ये आंसर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई खास सेंस निकलेगा, क्योंकि जब तक आपको इस प्रश्न के आसपास की सारी बातें पता नहीं होगी तब तक हो सकता है कि एग्जाम में मुश्किल प्रश्न आ जाए और आपके वो सही नहीं हो। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा इस बात पर फोकस कर रहा हूं। तो प्रश्न तो आपको पता होने चाहिए, साथ ही में उनकी जो व्याख्या है वो भी सही ढंग से यहां पर होनी चाहिए। तो ये प्रश्न अगर आप लोग देखो तो अगर अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 2-3 ही प्रश्न पूछे गए हैं। पहला तो प्रश्न ये पूछा गया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पूर्व नीति को रिप्लेस करेगी, तो 1986 को। दूसरी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई, तो कस्तूरी रंगन जो समिति थी उसकी सिफारिश पर आई। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पुराना जो ढांचा था उसको बदल करके नया कौन सा फॉर्मूला लाया गया। तो ये 3 प्रश्न अब तक के एग्जामों में ज्यादातर पूछे गए हैं। तो 10+2 पहले क्या चलती थी, 10+2 पुलिस सिक्स व्यवस्था थी, और इसको किस नए शैक्षणिक फॉर्मूले में पुनर्गठित करने की बात कही गई। तो ये फॉर्मूला है 5+3+3+4, यानी 5+3+3+4 का ये फॉर्मूला है। अब आप लोगों को 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला समझाता हूं। अब ध्यान से देखना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 5+3+3+4 फॉर्मूला क्या है। देखो पहले कौन सा फॉर्मूला था, 10+2 था, और इसको 10+2 फॉर्मूले को रिप्लेस करके क्या कर दिया, 5+3+3+4, यानी 5। तो ये अगर आपसे पूछे तो ये क्या है, वर्ष है। यानी यहां पर जो दिया हुआ है 5+3+3+4, तो ये 5 वर्ष है। यानी 5 वर्ष हम क्या करेंगे, तो 5 वर्ष का जो ये शुरुआती स्टेज है इसको कहा गया फाउंडेशन।
ये कौन सा है? फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, और फाउंडेशन स्टेज में क्या आएगा? तो पहली बात की सबसे पहले तो 3 वर्ष तो उसकी प्री एजुकेशन होगी, यानी जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा है वो होगी। तो 3 वर्ष और 2 वर्ष कौन से होंगे? तो 2 वर्ष में वो कक्षा 1 और 2, और 3 साल कैसे होंगे? तो 3 साल में वो कहां पर जाएगा? सबसे पहले आंगनबाड़ी वगैरह में पढ़ने जाएगा। तो 3 वर्ष उसकी क्या होगी? पूर्व प्रारंभिक शिक्षा होगी, जैसे हमारे आंगनबाड़ी में मिलती है, की बात करता है। तो ये सबसे पहले ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि सबसे पहले हम किस बात पर फोकस करेंगे कि बच्चों का जो फाउंडेशन है, यानी बच्चों की जो नींव है वो क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। वो मजबूत कैसे होगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसको धीरे 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 हम कोशिश करेंगे कि वो स्किल की तरफ आगे बढ़े, यानी पढ़ने की तरफ वो आगे बढ़े। तो उसको 3 साल किसी भी कक्षा में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, वो 3 साल सिर्फ ऐसे ही आएगा और ऐसे ही जाएगा, जैसे हमारे पहले सिस्टम था एलकेजी यूकेजी। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें यह सिस्टम किया गया कि 3 वर्ष तक जो बच्चा है, यानी 3 साल का जो बच्चा है, जब तक वो 6 वर्ष का नहीं हो जाता उसको किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं देंगे। और उसमें क्या करेंगे कि 3 साल तक शुरुआती जो हो शिक्षा होगी वो कहां पर होगी? उसकी आंगनबाड़ी या फिर जो बाल वाटिका है, इस शिक्षा नीति के हिसाब से वहां पर वो पढ़ेगा। अक्सर आप देखते होंगे गांव में कि जब भी कोई बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा है, छोटा छोटा सा बच्चा 3 साल का हो गया, तो 3 साल का होने के बाद में घर वाले क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसको जो उसका जो बड़ा भाई है उसके साथ में स्कूल भेजने लग जाते हैं। हालांकि सबसे पहले तो छोटा जो बच्चा होता है उसको बहुत मजा आता है, क्योंकि स्कूल जाएंगे, बैग नहीं आएगा, बोतल नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो 3-4 दिन वहां पर स्पेंड कर लेता है, फिर उसको समझ में आने लग जाता है कि ये इतनी भी अच्छी जगह नहीं है, और फिर उसके बाद में वो आनाकानी करने लग जाता है जाने में। लेकिन 2-3 साल सिर्फ ऐसे ही चलता है, फिर उसके बाद में उसका एडमिशन हो जाता है फर्स्ट क्लास में, यानी पहली क्लास में। तो इसमें फाउंडेशन स्टेज में यही है कि 5 वर्ष का होगा टोटल ये, जिसमें से 3 साल तो उसकी पूर्व प्रारंभिक शिक्षा होगी और 2 वर्ष जो है वो कक्षा और 1 वो 2 के लिए रहेगा। और इसमें उसकी उम्र क्या होगी? तो इसमें उम्र होगी उसकी ये तीसरा। ठीक है, तो पहली बात की जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें 3 साल तो उसको किसमें बिताने पड़ेंगे? आंगनबाड़ी में बिताने पड़ेंगे, और 2 वर्ष किसमें बिताने पड़ेंगे? कक्षा 1 और 2 में। और इसके बाद में अगर इसकी उम्र देखें तो 3 से 8 वर्ष इसमें शामिल है, यानी 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसका क्या किया जाएगा? उसके फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा। तो 3 साल से पहले तो कोई सेंस है नहीं, इतना सा तो बच्चा है, वो 3 साल पहले कहां पर जाएगा? ना तो आंगनबाड़ी में जाएगा, न स्कूल में जाएगा। तो 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक, और ये जो 5 साल का फेज है उसमें 3 साल आंगनबाड़ी के हैं और 2 साल किसके हैं? कक्षा 1 और कक्षा 2 के। उसके बाद में अगर आप लोग देखें तो दूसरा आता है प्रिपरेटरी, यानी जो आरंभिक जो शिक्षा है का नाम आप लोग याद रखेंगे, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, यानी आरंभिक स्तर, आरंभिक यानी प्रारंभिक स्तर। और इसमें कितने वर्ष है? तो इसमें 3 वर्ष होंगे, और 3 वर्ष में कौन कौन सी है? तो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 तक होगा। और ये कहां से होंगे? ये 8 से होंगे 11 तक। ठीक है, तो यहां पर ये कहां से होंगे? 8 से 11 तक, 11 वर्ष तक होंगे, किसमें? प्रिपरेटरी स्टेज, यानी जो प्रारंभिक स्तर है उसके अंतर्गत। फिर उसके बाद में 3 वर्ष, 3 वर्ष में कौन सा होगा? 3 वर्ष में आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षा आती है? तो एक तो 9 के बाद में यहां पर आएगा 3, 4 और 5। ठीक है, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, तो ये आएगा इसमें 5वीं तक। फिर उसके बाद में जो मिडिल स्टेज है उसमें कक्षा आएगी 6, 7 और 8, 8। उसके बाद में जो लास्ट स्टेज आता है इसमें फाउंडेशन स्टेज, और इसके बाद में प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, तो फिर उसके बाद में आखिरी आता है सेकेंडरी स्टेज। और इसमें कक्षा कौन सी होगी? कक्षा होगी 9, 10, 11 और उसके बाद में 12। तो 3 से 8 वर्ष तक उसमें हो गया, 8 से 11 वर्ष तक किसमें हो गया? 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक किसमें हो गया? और उसके बाद में जो 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक ये स्टेज में शामिल होती है। तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलो कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफी होती है। फाउंडेशन स्टेज में कैसी शिक्षा होगी? तो फाउंडेशन स्टेज में आपको एक्टिविटीज करवाई जाएगी, अलग जो गतिविधियां हैं, जैसे खेल खिलाना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो तो वो करवाई जाएगी। तो पहली
जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें पढ़ाई कम होगी और जो गतिविधि आधारित जो एजुकेशन है वो ज्यादा होगी। फिर उसके बाद में जो 3 से 4 और जो 5वां वाला जो स्टेज है इसमें क्या करेंगे कि उसको कुछ कुछ प्रयोग ऐसे करेंगे और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से उसको गणित और विज्ञान समझाई जाएगी। फिर उसके बाद में मिडिल स्टेज में जो है वो विषय आधारित शिक्षा दी जाएगी, यानी उसको सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया जाएगा। और छठी क्लास के आसपास ही उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, यानी वो कोई काम धंधा सीख सके, यानी कोई व्यवसाय सीख सके, तो उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। कब से दी जाएगी? छठी क्लास से। आगे हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेज है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो यहां पर जो है उसको बहुत सारे विषय चुनने का अधिकार होगा, यानी अगर वो चाहे तो साइंस के साथ म्यूजिक भी ले सकता है, साइंस के साथ इतिहास भी पढ़ सकता है, इतिहास के साथ जो है वो कोई अलग जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ सकता है। तो ये सब जो है वो बहुविषयक पढ़ सकता है, वो कई सारे विषयों को एक साथ रख सकता है, अलग अलग जो स्ट्रीम के जो विषय हैं उनको पढ़ सकता है। तो वो कहां से शुरू होगा? कक्षा 9 से शुरू होगा। अभी आप लोग देखते भी होंगे कि हमारे आसपास यह है कि या तो वो कॉमर्स का है या फिर वो आर्ट्स का है। आर्ट्स और कॉमर्स का क्यों नहीं हो सकता? यानी एक ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, मैं चाहूं तो बायोलॉजी भी पढ़ सकता हूं, और बायोलॉजी के साथ में मैथ भी पढ़ सकता हूं, तो तीनों सब्जेक्ट साथ में क्यों नहीं मिल सकते? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए सभी विषयों को लेकर के उसकी समझ बेहतर हो, इसलिए कक्षा 9 से ही उसे अपने मनपसंद के विषय चुनने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो ये पूरी स्टेज आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है। तो और अगला आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे लेवल 1 है उसकी हमारी यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि लास्ट में देखो अब कुछ नया ज्यादा पढ़ना है नहीं, इन क्लासेस को आप लोग देख लीजिए, आगे जो क्लास आएगी उनको आप लोग देखते रहिए, तो उनके माध्यम से क्या होगा कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन साथ में जरूरी है कि टेस्ट प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप उन प्रश्नों को भी गलत करते रहोगे जो आपके सही हो जाने चाहिए थे। तो उस हिसाब से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर जो है वो जो नया अपडेट आया है अभी बहुत शानदार चल रहा है, तो उस पर टेस्ट है, और उसमें भी अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो GS35 के नाम से, जब भी आप कोर्स परचेज करो तो ये कोड लगाना वहां पर GS35, तो वहां पर आपको 35% इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर आप सिलेक्शन उत्सव में भाग लेना चाहते हैं, यानी क्वालिटी एजुकेशन के चाहे वीडियो कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज हो, तो वहां पर अगर आप GS35 कूपन कोड यूज करते हो तो वहां पर आपको 35% डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेट वेट की चिंता आप लोग वहां पर मत करो, बस आप ये कूपन कोड लगा देना, आपको वहां पर अच्छी खासी इसमें छूट मिल जाएगी। अभी क्या चल रहा है? सिलेक्शन उत्सव चल रहा है। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अभी जो एक स्लाइड मैंने आपको बताई थी पूरी, वो जो फॉर्मूले की 5+3+3+4 वाली, तो उसके माध्यम से अब देखना कि कितने सारे प्रश्न हमारे यहाँ पर सही होने वाले हैं। पहला है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत कितने वर्ष की शिक्षा निर्धारित की गई है, इसमें किस आयु वर्ग के बच्चे होंगे? तो पहली बात की फाउंडेशन स्टेज जो है उसमें कितने साल की शिक्षा होगी, तो मैंने आपको बताया था 5 3 3 4, यानी स्टार्टिंग में 5 वर्ष। तो पहली बात की अगर आपको 5 वर्ष पता है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 से लेकर के 8 वर्ष तक था फाउंडेशन स्टेज, तो 3 से लेकर के 8 वर्ष था, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर? बी। तो 3 से लेकर के 8 वर्ष तक क्या रहेगा? फाउंडेशन स्टेज रहेगा, जिसमें से 3 साल जो होंगे वो आंगनबाड़ी के माध्यम से वो शिक्षा करेगा, यानी पूर्व प्रारंभिक शिक्षा लेगा, और उसके बाद में जो 2 साल होंगे वो कक्षा 1 और कक्षा 2 के होंगे। तो ये फाउंडेशन स्टेज कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की। अब आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए स्कूली ढांचे के अनुसार एक आ गया जिसका नाम है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि 5+3+3+4, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो 5 फाउंडेशन, उसके बाद में प्रिपरेटरी, और उसके बाद में 3 कौन सा है? मिडिल, और फिर उसके बाद में सेकेंडरी। तो ये मिडिल स्टेज की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि मिडिल स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए है। तो ये बताओ आप कि मिडिल स्टेज क्या कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए है? तो ये गलत है, क्योंकि मिडिल स्टेज किसके लिए है? 6, 7 और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए, और 3 से 5 तक जो है वो किसमें है? तो वो कौन सी है? प्रिपरेटरी, यानी जो आरंभिक स्तर है, प्रारंभिक स्तर है, उसमें शामिल होता है। इसमें शिक्षण गतिविधि आधारित होता है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि गतिविधि आधारित शिक्षण कहां पर करवाया जाता है? फाउंडेशन स्टेज में। तो गतिविधि पर आधारित जो शिक्षण है वो कहां पर करवाया जाता है? फाउंडेशन स्टेज में करवाया जाता है। और गतिविधि आधारित क्या होता है कि उनको पढ़ाएंगे नहीं, हम उनको खिलाएंगे, ऐसे सभी स्पोर्ट्स से संबंधित एक्टिविटी करवाएंगे जिससे कि उनका क्या हो? मानसिक विकास हो।
उसके बाद में इस चरण में कक्षा 6 से कौशल विकास यानी स्किल को डेवलप करने के कोर्स शुरू होंगे। तो ये बात एकदम सही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कक्षा 6 में जैसे ही बच्चा प्रवेश करेगा तो फिर उसके बाद में उसको वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू हो जाएगी। कैसी वोकेशनल ट्रेनिंग? जैसे मान लो आपका मन है कि मैं कुम्हार का काम सीखना चाहता हूं, मैं तो कारपेंटर का काम सीखना चाहता हूं, मैं तो प्लम्बर का काम सीखना चाहता हूं, मैं तो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहता हूं। ये सब अगर काम आप लोग सीखना चाहते हैं तो क्या होगा कि जो साल एक शैक्षणिक वर्ष होगा उसमें 10 दिन आपको बैग लेकर के नहीं आना है, यानी नो बैग डेज होंगे वो। और उन दिनों के माध्यम से आप लोग ये सब चीजें वहां पर सीख भी सकते हो और उनकी इंटर्नशिप भी वहां पर कक्षा 6 से शुरू हो जाएगी। दी है कि इसमें 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। तो ये भी बात यहां पर एकदम गलत है, क्योंकि 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे। इसमें शामिल होंगे 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चे। तो 14 से 18 किसमें शामिल होंगे? तो जो सेकेंडरी स्टेज है सबसे लास्ट वाली उसमें शामिल होंगे। इसमें 11 से 14 वाले बच्चे शामिल होंगे। तो मिडिल स्टेज में क्या क्या याद रखना है? तो पहली बात कि ये कितने साल की होगी? 3 साल की होगी। कौन कौन सी कक्षा है? कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। कैसा शिक्षण होगा? तो मिडिल स्टेज जो है उसमें आपको विषय आधारित जो है वो ज्ञान दिया जाएगा, यानी विषय आपको सिखाए जाएंगे। साथ ही में आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप करवाई जाएगी, आपको वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे ताकि आपकी स्किल डेवलप हो। फिर उसके बाद में जो है इसमें 11 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कौशल विकास के कोर्स कब से शुरू होंगे? कक्षा 6 से शुरू। अब प्रश्न है, देखो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी ढंग से पढ़ने के बाद में और उसको पूरा ठीक तरीके से देखने के बाद में उससे कितने कितने प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहां पर शामिल कर लिया है। तो आप लोगों ने अगर इसकी थ्योरी नहीं भी पढ़ रखी है तो आप एकदम निश्चिंत रहें। अगर एजुकेशन पॉलिसी से प्रश्न आएगा तो ये मान के चलो कि इसी क्लास से आएगा, ठीक है ना। चलो तो यहां पर है कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार राज्य सरकारों को किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक, इस टर्म को याद रखना, कक्षा 3 तक सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु कार्यान्वयन योजना तैयार करनी होगी। यानी ये कह रहा है कि कौन से ईयर तक जो है नई शिक्षा नीति के हिसाब से, कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से कक्षा 3 तक सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान हो, तो इसके लिए पूरा एक क्या तैयार करना पड़ेगा? योजना तैयार करनी होगी। और ये योजना कब तक तैयार करनी होगी? तो इसकी समय अवधि दी गई थी 2025 तक। तो बच्चों को बुनियादी साक्षरता मिले और उसको संख्या का ज्ञान हो, तो इसके लिए जो है एक कार्यान्वयन योजना तैयार करनी होगी। और उस योजना की डेडलाइन क्या थी? 2025 तक। और किसके बारे में बात कर रहा है? ये कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा हमारे? 2025। अब देखो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग पढ़ते भी होंगे। जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसको इंग्लिश में क्या लिख रखा है यहां पर? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और जो शिक्षा है उसके संबंध में यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक एक स्टेटमेंट को जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको पूरा ये दिख जाना चाहिए पैनल। सॉरी। पहला कथन यह है कि वर्ष 2030 से पूर्व गुणवत्तापूर्ण ECCE की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। ये बात यहां पर सही है। 2030 से पहले पहले ECC की जो उपलब्धता है वह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था। ये बात यहां पर सही है। 5 वर्ष की आयु से पहले का हर बच्चा बाल वाटिका यानी कक्षा 1 से पहले में पढ़ेगा। ये भी बात यहां पर सही है। तो 5 वर्ष की आयु से पहले जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि 3 साल किसके होंगे, तो वो बाल वाटिका, और अगर आप राजस्थान में बात करें तो आंगनबाड़ी में क्या करेगा? पढ़ेगा। तो ये ECCE के अंतर्गत आता है। उसके बाद में ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की होगी। क्या ये बात सही है? तो ये बात यहां पर क्या है? एकदम गलत है, क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ECC के पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति की जिम्मेदारी किसके पास में है? ये जिम्मेदारी है शिक्षा मंत्रालय के पास में। ठीक है, तो ये इसके संबंध में याद रखेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम और उसकी जो शिक्षण की जो पद्धति है उसके लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय। पहले इसका नाम क्या था? मानव विकास संसाधन मंत्रालय। अब ECCE का कार्यान्वयन एक तो शिक्षा मंत्रालय, एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
उसके बाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य जो मंत्रालय है उनके द्वारा संयुक्त रूप से इनका क्या किया जाएगा, इनका संयुक्त रूप से किया जाएगा, कार्यान्वयन किया जाएगा। तो इसके कार्यान्वयन में कौन कौन से मंत्रालय शामिल होंगे? एक तो शिक्षा मंत्रालय शामिल होगा, एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल होगा, एक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एक जनजातीय कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से इसको क्या करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे। तो ये बात यहां पर सही है, ये सारे ही मंत्रालय इसमें शामिल है। कौन कौन से याद रखेंगे? एक तो शिक्षा मंत्रालय, एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एक है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया हमारे, 1, 2 और 4। तो राइट आंसर क्या है हमारे यहां पर डी, क्योंकि सेकंड गलत, थर्ड गलत है, क्योंकि इनके जो शिक्षण पद्धति और जो पाठ्यक्रम है इसकी जिम्मेदारी कौन से मंत्रालय के पास में है? तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय के पास में है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में कंप्लीट याद रखेंगे। अब आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? यानी शिक्षा में निवेश जीडीपी का कितना प्रतिशत किया जाएगा? देखो, अगर आप लोग देखें तो आप लोग देखते होंगे हमारे डिफेंस का बजट लगातार बढ़ रहा है। हम डिफेंस सेक्टर में बहुत जबरदस्त खर्चा कर रहे हैं, हालांकि वो हमारी जरूरत भी है, जैसे हमें आसपास पड़ोसी मिले हुए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, और वो एक डेवलप कंट्री हो, तो वहां पर एजुकेशन का भी एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए। अगर आप, मैं ये बात मैं नहीं कह रहा, 1968 में जो कोठारी आयोग आया था उसने भी ये बात कही थी कि जो शिक्षा है उस पर जीडीपी का 6% किया जाना चाहिए, निवेश किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई, इसमें भी सेम बात की गई कि जीडीपी का जो है 6% जो है किसमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, शिक्षा में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन दोनों ही बातों में सिर्फ कहा ही गया, उसको एक्चुअल में लागू नहीं किया गया। अगर एक्चुअल में देखें तो कितना खर्च होता है, तो 3 से 4.5% के आसपास ये खर्च होता है, 6% का आंकड़ा अब तक नहीं पहुंचा। तो लेकिन ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत ही कठोर तरीके से ये कहा गया है कि जो शिक्षा है इसमें जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाना चाहिए। तो 6% 1908 में भी यही, 1968 में भी यही बात थी, 1986 में भी यही थी, और अब इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कहा गया है कि 6% जो जीडीपी का कहां पर खर्च किया जाना चाहिए, शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। तो ये प्रश्न भी पूछने की संभावना बहुत बड़ी है कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से जीडीपी का कितना प्रतिशत निवेश शिक्षा में किया जाना चाहिए, तो वो परसेंटेज कितना है, 6%। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा, अब यहां पर कह रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग यानी व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है। तो ये कक्षा कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया था, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा सुनने की बात की गई है। अब आप लोग देखो कि ये क्यों कहा गया होगा। देखो, मेरे हिसाब से क्या, अगर आप आसपास का अगर माहौल देखोगे तो इस माहौल के हिसाब से अभी अधिकतर जितने भी हमारे जो युवा हैं उनका माइंडसेट कैसा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो आपको बताइए कि गवर्नमेंट जॉब में सीटें बहुत लिमिटेड है, सब लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो सरकार ये चाहते हैं कि जो लड़के पढ़ने में थोड़े से कमजोर हो, जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में ना हो, तो वो अपना कुछ का कुछ रोजगार कर सके। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार उनके क्या करे, एजुकेशन में हमारे बदलाव करे और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो खुद का क्या कर सके, रोजगार कर सके। तो वर्तमान में अगर आप लोग सरकार को देखोगे तो सरकार काफी इस बात पर फोकस कर रही है कि जो बच्चे हैं वो स्किलफुल बने, उनके पास में स्किल हो और वो सरकारी नौकरी के पीछे कम से कम भागे। हालांकि अगर आप हमारे राजस्थान की वर्तमान स्थिति देखोगे तो हमारे एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये गलती लड़कों की नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं, गलती सरकार की है और गलती हमारी एजुकेशन सिस्टम की है कि उन्होंने हमें स्टार्टिंग से उस बात के लिए तैयार नहीं किया कि अगर आपका जॉब नहीं लगते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपको कौन कौन से स्किल डेवलप करनी चाहिए, स्किल डेवलप के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस बात की भी हमारे पास में जानकारी का भी अभाव था। तो नई शिक्षा नीति में इसको शामिल कर लिया गया कि बच्चा जब 6 क्लास का है तभी से उसके अंदर कुछ स्किल ऐसी डेवलप कर ली जाए ताकि आगे जब उसका इंटरेस्ट इन सब चीजों में हो तो वह आराम से उसको कर सके, और इस बात की उसके पास में पहले से क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ ही में बाकी जो जॉब्स है उसके प्रति भी रेस्पेक्ट बढ़े, जैसे कोई कारपेंटर का कार्य करता है तो उसके प्रति भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई बड़े का कार्य करता है उसके प्रति भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई बर्तन बनाने का कार्य करता है उसके प्रति रेस्पेक्ट, इलेक्ट्रिशियन के प्रति रेस्पेक्ट, प्लम्बर के प्रति रेस्पेक्ट। तो ये सब जब इन जॉब्स को रेस्पेक्ट मिलेगी तो बहुत सारे जो हमारे युवा है जो भी अनएम्प्लॉयड है यानी बेरोजगार है,
उनको रोजगार भी मिलेगा और साथ ही में वो अदर फील्ड में भी क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो सरकार का मेन फोकस इसी बात पर है कि बच्चों को क्या देनी चाहिए, वोकेशनल जो एजुकेशन है वो दी जाए, उनको ये बताया जाए कि व्यवसाय कैसे किया जाता है, वर्तमान में स्टार्टअप कैसे किया जाता है, कौन कौन सी चीजें भी चल रही है, उनके पास में स्किल होगी तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना नहीं करेंगे। तो कक्षा 6 से ही ये ट्रेनिंग आप देना शुरू कर देंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। अब आता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो 3 से 18 आयु वर्ग का जो प्रत्येक बच्चा है उसको गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा मिल सके, तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, कि 2030 तक हमें इसको प्राप्त करना है। और अभी की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4, ये 3 से 18 वर्ष के बच्चों को ही क्या कर रही है, टारगेट कर रही है। और इसका लक्ष्य कब तक दिया गया है, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अब आता है कि जैसे एजुकेशन पॉलिसी आ गई 2020 में, तो क्या सर कोई ऐसा राज्य है जिसने अभी तक इसको सीरियसली लिया हो या फिर लागू किया हो? तो इससे संबंधित भी आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है कि भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधिकारिक तौर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ये पहला राज्य है। तो आप कहेंगे कि सर इसके अलावा और राज्य है, तो दूसरा राज्य कौन सा है? तो सेकंड है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अब आप कहोगे कि सर राजस्थान की क्या स्थिति है? देखो, राजस्थान ने भी इसके संबंध में प्रयास किया है और इसके अनुरूप जो पाठ्यक्रम है और स्कूली शिक्षा है और जो पाठ्यक्रम है उसको तैयार किया है, और वो 1 जुलाई 2025 को उसको लागू करने की भी बात भी चली थी। उसके बाद में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान भी जो है इसी पर फोकस करता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी को कैसे लागू किया जाए। तो राजस्थान के संदर्भ में ये याद रखना है, मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान कब लॉन्च किया? 29 मार्च 2025। ठीक है, तो मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान जो है वो कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 29 मार्च 2025 को। और इसका उद्देश्य भी क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका कार्यान्वयन किया जाए। लेकिन यहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। अब आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया है। देखो, इसमें क्या है कि जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विजन है, जो उसका दृष्टिकोण है, उसको कैसे लागू किया जाएगा, तो इसके संबंध में एक अथॉरिटी यानी एक संस्था बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से। ठीक है, अब तक आपने जो नई शिक्षा नीति पढ़ी होगी उसमें 3-4 बातें ही पढ़ी होगी, वो मैं अभी 2 मिनट में उनको तो रिवाइज करवा दूंगा। बस ये है कि ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए, तो अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो ये मान के चलो कि आपको बाकी बच्चों से ये बहुत अलग बनाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा जो आयोग होता है, इसके अध्यक्ष के रूप में कौन प्रस्तावित है? इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। और इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? ये उपाध्यक्ष कौन है? तो शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन होंगे? शिक्षा मंत्री। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया? ये प्रस्तावित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री को। अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के लिए विदेशी भाषा सीखने का विकल्प किस कक्षा से शुरू होगा? देखो, ये कितना जबरदस्त प्रावधान है। ये प्रावधान ये है कि जो बच्चे हैं वो आज के जो वर्ल्ड है उसमें कॉम्पीट कर सके। ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपको पता होगा कि इंग्लिश की बहुत वैल्यू है, और उसी वैल्यू को देखते हुए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा के प्रति भी सीखे, उसको भी सीखे, अपनी जो स्थानीय भाषा है उसके प्रति भी उनका सम्मान डेवलप हो, लेकिन साथ ही में बाकी वर्ल्ड से कॉम्पीट करने के लिए उनको विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो सरकार ने ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर के आई है कि जो विदेशी भाषा है वो कब से सीखी जाएगी, तो वो
9th क्लास से आपको सीखने को मिलेगी और इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपनी मनपसंद की भाषा का चुनाव कब से कर सकते हो, तो 9वीं क्लास में आप मनपसंद की भाषा का चुनाव कर सकते हो। अब 9वीं क्लास में आप विदेशी भाषा ही नहीं सीख सकते, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 9वीं क्लास में अब आप अपने मनपसंद के विषय भी चुन सकते हो। है तो मनपसंद के विषय भी आप चुन सकते हो। अब मनपसंद के विषय कैसे हो गए, जैसे पहले क्या था कि आप 10th क्लास आप लोगों ने पास की, फिर 11वीं क्लास में हमारे सामने सबसे बड़ा ये संकट आता था कि हम क्या लें, सब्जेक्ट कौन सा लें। फिर हम अपने जान पहचान वालों को पूछते थे कि भैया कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपने कौन सा लिया था, किसका करियर ऑप्शन, किसमें करियर ऑप्शन बढ़िया है। तो जनरली एक सलाह देते हैं कि आर्ट्स तो नहीं लेना है, और एक कौन सी लेना है, तो वो कहते थे कि साइंस में तो ले लो, आप बायोलॉजी ले लो। तो इसके जनरली साइंस मैथ और बायोलॉजी की सलाह देते थे। अब धीरे धीरे क्या है कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड इसलिए चेंज हो चुका है क्योंकि लोग जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं अलग विषयों को लेकर के, कि कंप्यूटर वाले विषय यानी बीसीए करने में लोगों की रुचि आ गई है, कोई एमटेक कर रहा है, बीटेक कर रहा है। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं वो इस समय काफी अच्छे खासे पॉपुलर है। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं तो एकदम आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, और मैं तो बड़े आराम से गर्व से इसको कहता हूँ कि आर्ट्स पढ़ने में जो मजा आता है वो मजा साइंस और मैथ में कम आता है। हालांकि अगर आप लोग देखो, अगर साइंस अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, अगर आप वो थ्योरी पर नहीं जाएंगे, अगर प्रैक्टिकली अगर आपको ऐसा कोई टीचर मिलता है कि आपको साइंस बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सके, तो ये मान के चलो कि आपके लिए साइंस से बेहतर कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब है कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट खराब है, तो कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपकी रुचि क्या है। जैसे मेरी रुचि क्या है, तो मेरी रुचि ह्यूमैनिटी के जो जितने भी सब्जेक्ट है वो पढ़ने में है। मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में काफी मजा आता है। उसके बाद में हिस्ट्री के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत समझने लायक है, जैसे वर्ल्ड वॉर वाला है, क्रांति है, ये सब चीजों में बहुत मजा आता है। उसके अलावा जो करंट के इश्यूज चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो क्या क्या चल रहे हैं, उनको पढ़ने में बहुत मजा आता है। और इस तरह का अगर कोई बहुत जबरदस्त तरीके से बदलाव आने वाला है, जैसे मैंने जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी थी तो मुझे जनरली बहुत अच्छा लगा था, और मेरा काफी समय से ये मन था कि इसको मैं आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे एक्ट तो आ जाता है, नीति भी आ जाती है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती, लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि किस भाव से वो बनाई गई थी। तो काफी समय से मेरा पर्सनली भी ये मन कर रहा था कि इस टॉपिक को मैं ही लूं, और आज देख लो मौका मिल भी गया। तो इस हिसाब से अगर आप लोग यहां पर देखें तो विदेशी भाषा को सीखने का विकल्प आपको कहां से मिलेगा, तो 9वीं कक्षा से आपको मिल जाएगा। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनआईओएस क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी जो ओपन के जो स्कूल है उसमें किन कक्षाओं के लिए ओपन लर्निंग कार्यक्रम संचालित है। अभी आप देखोगे तो जनरली एनआईओएस में 10th और 12th जो है उन्हीं कक्षाओं के लिए वो संचालित है, लेकिन ओपन के जो स्कूलिंग है उसको अन्य कक्षाओं में ले जाया जा सके, तो नई शिक्षा नीति में उसको किस पर लागू कर दिया, तो कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 इस पर भी उनको लागू कर दिया। यानी ओपन स्कूलिंग में कौन कौन से शामिल होंगे, तो कक्षा 3, 5 और 8 भी अब शामिल होंगे। एनआईओएस में किन कक्षाओं के लिए ओपन लर्निंग कार्यक्रम संचालित करेगा, तो कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए भी करेगा, और 10th और 12th के लिए तो पहले ही संचालित किए जा रहे हैं। एनआईओएस का मतलब क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो इसका सही आंसर क्या है हमारे बी। अब आ गया देशों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा कौन सी बात कर रहा है, कक्षा 9 से 12 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विद्यार्थियों को अब कक्षा 11 के बजाय कक्षा 9 से ही अपने मन पसंद के विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूरा कंप्लीट इसके बारे में समझाया था कि कक्षा 9 से आप अपने मन पसंद के विषय ले सकते हैं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। इस चरण की पढ़ाई का मुख्य केंद्र बच्चों में विश्लेषणात्मक क्षमता और विषयों की गहरी समझ विकसित करना है, यह भी बात एकदम सही है। तो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, एनालिटिकल कैपेसिटी उनमें हो, जो भी वो विषय पढ़े उन विषयों की उसमें गहरी समझ हो, तो ये समझ विकसित कहां पर होगी, तो ये जो माध्यमिक सेकेंडरी जो स्टेज हमने पढ़ा था उसमें अंतर्गत होगी। बोर्ड परीक्षाओं को अब वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली के आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट होंगे। यानी बोर्ड परीक्षाएं भी अब 2 सेमेस्टरों में होंगी, जैसे अभी कॉलेज वगैरह में देखते होंगे एमए के एग्जाम वो सेमेस्टर पर आ चुके हैं, तो ये बोर्ड परीक्षाएं भी सेमेस्टर पर होगी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और उसमें क्या होगा कि उसमें साल में 2 परीक्षाएं होगी, तो जिस बच्चे के पहले सेमेस्टर में स्कोर कमजोर था, तो बाद में वो मेहनत करके दूसरे अगर सेमेस्टर में स्कोर जो है इंक्रीज करता है, तो फिर वो फेल होने से वहां पर क्या करेगा, बच जाएगा। तो उसके क्या है, जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसमें भी क्या होगा, सुधार होगा।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे, यानी आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी चेक की जाएगी कि आपकी मेमोरी कितनी है, आप कितने तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर पाते हो, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कैसे हैंडल करते हो। उसके अलावा कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपकी लेखन क्षमता देखी जाएगी, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कितनी शानदार है, उसके बाद में आप कितना इसका एनालिटिकल विवरण कर सकते हो। तो ये सब अब जो है बोर्ड परीक्षाओं में ऐसा देखा जाएगा। तो बोर्ड परीक्षाओं को 2 सेमेस्टरों में होगी, तो एक सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। अगर कोई सेमेस्टर 1 में सही परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वो अगले सेमेस्टर में ठीक परफॉर्म करके अपने अंकों को सुधार सकता है। तो इसका मतलब है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी यहाँ पर सही है, तो 1, 2, 3 यानी डी उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या है, ये बात हमारे यहाँ पर हो गई। है ना शानदार सिस्टम, आप लोग देख सकते हो। अक्सर अब आप में से कुछ लोगों को थोड़ी सी ईर्ष्या भी हो रही होगी कि सर हमारे टाइम में ये सिस्टम क्यों नहीं आया, लेकिन कुछ लोग बहुत धुरंधर होंगे, वो कह रहे हैं कि सर अच्छा है नहीं आया, वरना इस सारे झंझट में तो हम पास ही नहीं हो पाते। हालांकि देखो, प्रयास पूरा गवर्नमेंट का यही है कि कोई भी फेल ना हो और सबको पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, यानी जो सबको जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कम से कम पूरी करे, किसी को भी फेल नहीं किया जाए। लेकिन मान लो कोई बच्चा बिल्कुल ही डपोल है पढ़ने में, उसको कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में, तो अब सरकार ने ये प्रावधान कर दिया कि उसको 5वीं और 8वीं क्लास में भी रोका जा सकता है। इसका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। अब आ गया कि समावेशी शिक्षा के लिए किस फंड की स्थापना की जाएगी, यानी जो समावेशी शिक्षा है उसके विकास के लिए कौन सा फंड स्थापित किया जाएगा। तो पहला है जेंडर इंक्लूजन फंड, एजुकेशन फॉर ऑल फंड, महिला विकास कोष, छात्रवृत्ति कोष। तो इसके लिए कोष होगा जेंडर इंक्लूजन फंड। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो इसमें लड़कियां शामिल होंगी और एक ट्रांसजेंडर जो समुदाय है हमारे वो शामिल होंगे। इनके विकास के लिए कौन सा फंड स्थापित किया जाएगा, तो वो फंड है जेंडर इंक्लूजन फंड। देखो इसके बारे में 2 मिनट बात करना बनता है। अगर आप आसपास देखते होंगे तो लड़कियों का जो शिक्षा का स्तर है वो भी काफी उसमें सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी के ही एक समूह ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनमें एजुकेशन उतना अच्छा है नहीं, उतना अच्छा क्या, ये मान के चलो कि लगभग न के बराबर ही। और जहां पर एजुकेशन नहीं है इसका मतलब उनको रोजगार नहीं मिल पाता, रोजगार नहीं मिल पाता इसलिए आप लोग उनको ट्रेंड्स में, आसपास की शादियों में देखते हो। फिर उसके बाद में हम लोग ये कहते हैं कि ये तो लोग होते ही ऐसे हैं। तो कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी एजुकेशन की है, कमी हमारी सोसाइटी की है। आप एक चीज एज्यूम करो कि मान लो कोई ट्रांसजेंडर समुदाय का कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आप छोटे से छोटा काम लेकर के देखो, मान लो वो आपके घर में साफ सफाई करना चाहता है, क्या आप उसको अलाउ करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता एक कुछ ऐसी बनी हुई है कि हाँ ये हमसे क्या है, एकदम अलग है। उसके अलावा मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें वो उसकी पढ़ाई लिखाई में वो बेहतर है, तो उसके बाद में उसको जॉब में करना, जॉब चाहती है यानी जॉब करना चाहते हैं, तो उसके बाद में वहां का जो मालिक है, वहां का जो ओनर है, वो भी 3 बार सोचेगा कि इनको जॉब देनी है या फिर नहीं देनी। तो ये समाज में अगर मान लो कहीं पर जॉब मिल भी गई तो भी वो वहां पर सम्मान पूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारी सोसाइटी, हमारा आसपास का माहौल इस तरह का रहेगा तो आप सोचो कि कोई व्यक्ति कैसे वहां पर जॉब कर सकता है। तो फिर वही चीजें देखने को मिलेगी ट्रेंड्स में, शादियों में। तो अब जब भी अगर आप लोग ऐसे लोगों को देखो तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये इनकी गलती नहीं है, ये गलती किनकी है, हमारी गलती है। क्योंकि हमने आसपास की जो सोसाइटी है, हमारा जो माइंडसेट है वो ही इस तरीके का है कि हम अलग है, ये एकदम से अलग है। जबकि आपको समझना चाहिए कि ये हमारा ही क्या है, एक हिस्से की तरह है, हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ नंबर नहीं लाने हैं, ये भी आसपास में सोसाइटी में देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कौन सा ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा वंचित है, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको सम्मान पूर्वक जीवन नहीं मिल रहा। तो ये पढ़े लिखे नागरिकों के होने के नाते ये हमारा कम से कम यहाँ पर फर्ज बनता है। तो यहाँ पर एक क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा जिसके तहत लड़कियां और जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनके विकास के लिए कार्य किया जाएगा, उनके एजुकेशन में भागीदारी के लिए। अब आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात, यानी जो ग्रोस, जो एनरोलमेंट जो रेशियो है उसको बढ़ाया जाए, तो उस उच्च कक्षा में वो 50% तक कब लाने के लिए बात चल रही है, वो बात चल रही है 2035 तक। यानी 2035 तक जो उच्च शिक्षा है उसमें एनरोलमेंट कितना हो जाएगा, तो वो 50% हो जाएगा। तो ये डेडलाइन एक की भी याद रखनी है। अब देखो और क्या लिखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैंने ये प्रश्न, जब भी आप लोग देखेंगे इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न में 4 से 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इसकी थ्योरी भी करवाओ, इस क्लास की थ्योरी करवाओ। देखो इसके फॉर्मेटिंग अगर आप प्रश्नों की देखोगे तो ये थ्योरी की तरह ही है ना। अब ध्यान से देखना एक एक को। जैसे कथन एक क्या कह रहा है कि शिक्षा पेशे में शामिल होने के लिए वर्ष 2023 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। यानी शिक्षा पेशे में शामिल होने के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
4 वर्षीय की एकीकृत डिग्री होगी, 2030 तक होगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 से कम रखने का सुझाव दिया गया। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि छात्र शिक्षक आरटी की धारा 25 जो है वो छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में बात करती है। तो ये कह रहा है कि इनका जो अनुपात है वो 30:1 से भी कम रखा जाएगा। 30 क्या होंगे इसमें, टीचर? नहीं नहीं, टीचर नहीं है। 30 क्या है इसमें, स्टूडेंट है, और एक क्या होगा, टीचर होगा। यानी कम से कम 30 बच्चों पर एक टीचर तो होना ही चाहिए। लेकिन साथ ही में इस एजुकेशन पॉलिसी में यह कहा गया है कि इस अनुपात को इससे भी कम करने की कोशिश की जाएगी, यानी कम बच्चों पर एक अच्छा टीचर होना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा ये कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित या शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 निर्धारित किया गया है। यानी जो ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, चाहे आप आदिवासी क्षेत्र में जाओ, चाहे वो आदिवासी जनजाति वाले क्षेत्र में जाओ, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वहां पर क्या करेंगे, या वहां पर सरकार जो है 25 बच्चों पर एक टीचर की क्या करेगी, व्यवस्था करेगी। किस पॉलिसी के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। यानी कथन 3 भी यहां पर क्या है, सही है। उसमें बाद में लिखा हुआ है कि प्रत्येक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण प्राप्त करे। अब यानी टीचर्स को भी कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है कि वो अपने क्या है, व्यावसायिक विकास कर सके, कम से कम 50 घंटे की लेनी चाहिए। तो ये बात यहां पर सही है। तो प्रत्येक शिक्षक से ये अपेक्षा की गई है। शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसे एनसीएफटीई यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कहा जाएगा। यानी टीचर्स जो हैं उसके लिए भी क्या किया जाएगा, एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। तो ये पांचों ही बातें यहां पर एकदम सही है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या है, यहां पर 1 2 3 4 और 5। यानी टीचर्स के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। उसके अलावा प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाएगी कि वो अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण प्राप्त करे। तो ये पांचों ही स्टेटमेंट यहां पर क्या है, सही है। और इसका राइट आंसर क्या है, हमारे डी। ठीक है, तो अगर आप लोगों के साथ में ये पीडीएफ जब मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, इन पांचों ही स्टेटमेंट को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब आ गया कि स्कूली शिक्षा के लिए नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा कौन तैयार करेगा। यानी जो नया जो पाठ्यचर्या का ढांचा बनेगा, ये तैयार कौन करेगा। आराम से आप लोग बता सकते हो कि इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, एनसीईआरटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़ करके, ये दो नोट याद रखना, एक तो चिकित्सा और एक किसको छोड़ना है, कानूनी शिक्षा को। तो इन दोनों को छोड़ करके जो संपूर्ण जो हायर एजुकेशन है उसके लिए एक एकल निकाय यानी सिंगल बॉडी के रूप में किसका गठन किया गया है, तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का इसके संबंध में गठन किया गया है। यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग इसके संबंध में होगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और उपाध्यक्ष कौन होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे। तो ये इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है। लेवल 2 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैथ साइंस हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी स्ट्रीम में हो आप लोग हो, तो उसके लिए अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो क्वालिटी एजुकेशन पर अभी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है। तो आप लोग अगर इसका फायदा उठाना चाहें तो बिल्कुल उठा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप कोर्स खरीदेंगे तो आपको GS35 कूपन कोड यूज करना है। अगर आप GS35 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको वहां पर 35% ऑफ इसमें मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो इसमें 24 टेस्ट हैं, जिसमें से 16 टॉपिक वाइज है, 8 फुल लेंथ है। तो ये मान के चलो कि इन दिनों में अगर आप लोग एक दिन में 2 टेस्ट भी प्रैक्टिस करते हो तो आराम से आपके अच्छे खासे टेस्ट जो है यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे। और इनका लेवल भी बहुत ही शानदार है। इसका मतलब आपको ये भी पता लग जाएगा इन दिनों में कौन से सब्जेक्ट का कौन सा हिस्सा हमारा कमजोर है। तो एक बार जरूर इसको संबंध में चेकआउट करें अगर आप लोगों ने अभी भी टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए हैं। अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देखो, पूरे जितने भी प्रश्न आप लोग देखोगे वहां पर सिंपल लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी 2020 के अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2020 के अनुसार कक्षा 3 तक के सभी बच्चों के लिए किस कौशल को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सा जो स्किल है उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। विदेशी भाषा का ज्ञान हो, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि विदेशी भाषा को चूज करने का आपके पास मौका कब है, 9th क्लास से। कोडिंग और सॉफ्टवेयर का विकास, ये भी यहाँ पर नहीं है। केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण ये भी नहीं है। उनको बुनियादी साक्षरता और संख्या का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यानी उनको जो फंडामेंटल लिटरेसी है वो होनी चाहिए। उसके बाद में उनको क्या है, न्यूमेरिकल्स यानी जो संख्या है उनका भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो सर्वाधिक प्राथमिकता कक्षा 3 तक के बच्चों में किस बात को लेकर के दी जाएगी कि उनको बुनियादी साक्षरता और संख्या का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखें।
अब देखो, अब क्या है कि पहले डिग्री का सिस्टम अलग था, अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, यानी जो हायर एजुकेशन है, हम ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव हो गया है। थोड़ा सा मैं साइड में इसलिए हूं ताकि आप लोगों को ये प्रश्न दिख सके, क्योंकि प्रश्न काफी बड़ा है। तो जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्नातक कार्यक्रमों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो पहला ये कि स्नातक की डिग्री की अवधि 3 या 4 वर्ष की होगी, जिसमें कहीं निकास यानी एग्जिट विकल्प पर उपलब्ध है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ये कह रहा है कि जो ग्रेजुएशन होगी, यानी जो स्नातक की डिग्री मिलेगी आपको, वो 3 से 4 साल में मिलेगी, और इसके बीच में आप लोग उसको अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अभी आप छोड़ोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, उसके संबंध में आप लोगों को अभी बात करेंगे। अगर आप मान लो हायर एजुकेशन यानी स्नातक का सिर्फ 1 वर्ष पूरा करते हो, तो इस मामले में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि 1 वर्ष पूरा करते हो तो क्या मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे मान लो आप फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा, फर्स्ट ईयर के बाद में आपने छोड़ दिया, तो फर्स्ट ईयर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी वैसा सिस्टम नहीं है। अगर आपने 2 साल पूरे किए, तो 2 साल के बाद में पूरा करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। और अगर आपने 3 वर्ष किए, तो उसके बाद में आपको क्या दी जाएगी, डिग्री जाएगी। ठीक है, तो 3 वर्ष पूरे करने के बाद में आपको क्या दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी। उसके अलावा एकेडमिक क्रेडिट बैंक, एबीसी छात्रों के द्वारा प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। ये भी बात सही है। तो एक विद्यार्थियों के लिए एक बैंक की तरह बना दिया है एकेडमिक क्रेडिट बैंक, जिसमें उससे संबंधित जानकारी रहेगी। तो यदि कोई बच्चा बीच में विद्यालय छोड़ता है, यदि कोई बच्चा बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ता है, तो जिस जगह से वो छोड़ा है, तो वहीं से वापस वो शुरू कर सकता है। और इसकी सारी जानकारी कहां पर रहेगी, तो एकेडमिक क्रेडिट बैंक यानी जो एबीसी आईडी है उस पर रहेगी। ये भी यहां पर सही है। 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित स्नातक की उपाधि केवल उन छात्रों को मिलेगी जो एक कठोर शोध परियोजना को पूरे करेंगे। तो ये भी बात यहाँ पर एकदम सही है। तो 1 वर्ष पूरे करेंगे सर्टिफिकेट, 2 वर्ष करेंगे डिप्लोमा मिलेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, डी, क्योंकि चारों ही क्या है यहाँ पर सही है। तो यदि आप ग्रेजुएशन करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, यदि आपने पहला ईयर ही पढ़ा और उसके बाद में आपने छोड़ दिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने अगर 2 साल पूरे किए तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आपने 3 साल पूरे किए तो आपको क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। उसके अलावा आपकी एक एबीसी भी बनेगी, एकेडमिक जो बैंक है वो होगा, जिसमें आपके एजुकेशन संबंधित सारी जानकारी होगी। तो यदि आप छोड़ने के बावजूद वापिस आकर के भी उसको अपनी पढ़ाई को जारी रखते हो, तो इन सब के बारे में जानकारी कहां पर सुरक्षित रहेगी, तो एबीसी में सुरक्षित रहेगी। साथ ही में 4 वर्षीय कार्यक्रम के साथ यदि आप कोई रिसर्च वगैरह का कार्य करते हो 1 साल के लिए, तो उसमें आपको क्या मिलेगी, स्नातक की उपाधि मिलेगी। तो ये बात यहाँ पर एकदम सही है। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो गया हमारा, डी। अब आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, कौन सा विकल्प सही है पूछ रहा है। जिन्होंने यानी स्नातकोत्तर यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रमों के संदर्भ में कौन सा सही है। जिन्होंने 3 साल का स्नातक किया है उनके लिए 1 साल का स्नातकोत्तर कार्यक्रम होगा, ये बात गलत है। जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, अगर वो स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 साल का मास्टर प्रोग्राम होगा, जिनमें से आखिरी का जो दूसरा साल है वो किससे संबंधित होगा, वो रिसर्च से संबंधित होगा, शोध से संबंधित होगा। तो 2 साल का उनके लिए क्या होगा, एक पूरा मास्टर प्रोग्राम होगा। और उस मास्टर प्रोग्राम में क्या करेगा, जो दूसरा साल होगा वो किसके लिए होगा, रिसर्च के लिए होगा। जिन्होंने शोध के साथ 4 साल का स्नातक किया है, यानी साथ साथ में रिसर्च भी किए और ग्रेजुएशन किए, उनके लिए सिर्फ 1 साल का स्नातकोत्तर होगा। ये बात यहाँ पर एकदम सही। तो 1 साल का जो पीजी कोर्स है वो किसके लिए होगा, वो उनके लिए होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, 4 साल का स्नातक किया है, और साथ ही साथ में क्या किया है, शोध भी किया है, यानी रिसर्च से संबंधित कार्य भी किया है। तो उसके लिए पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कितनी होगी, 1 साल के लिए होगी। पीएचडी में प्रवेश करने के लिए एमफिल की डिग्री अनिवार्य है, तो इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। एमफिल की डिग्री अब अनिवार्य नहीं है, तो ये भी गलत है। ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है। 4 साल की स्नातक डिग्री वाले छात्र स्नातकोत्तर नहीं कर सकते, ये बात गलत है। यदि 4 साल की डिग्री है और उसने उस समय शोध भी किया है, रिसर्च भी की है, तो उसके बाद में वो कर सकता है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है, तो इस हिसाब से हमारा बी विकल्प सही है कि जिन्होंने शोध के साथ 4 साल का स्नातक किया है उनके लिए 1 साल का स्नातकोत्तर का कार्यक्रम हो सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं चाहता तो आप लोगों को पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 मिनट में भी पढ़ाई जा सकती थी, सिर्फ 20 मिनट लगते मुझे, और 10 से 15 फैक्ट मैं आपको बताता और वहां पर टॉपिक फिनिश हो जाता। लेकिन मान लो अगर आप लोगों से प्रश्न बहुत अच्छे तरीके का आए, और उसके बाद में आज के अलावा ये तो है नहीं कि आप यही एग्जाम दोगे, इसके बाद भी कोई एग्जाम देने का प्लान होगा ना आज, तो एक बार अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ठीक से पढ़ ली, तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी।
इस वजह से ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। हालांकि हम उसके अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। तो जिन्होंने शोध के साथ 4 साल का स्नातक किया है उनके लिए 1 साल का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। राइट आंसर क्या है इसका? अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भाषाई प्रावधान के बारे में बात कर रहा है। जो लैंग्वेज के जो प्रावधान है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये कि 2020 में कम से कम कक्षा 5 तक, जो कक्षा 5 है वहां तक शिक्षा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को बनाने पर बल दिया जाएगा। यानी कोशिश ये की जाएगी कक्षा 5 तक की जो एजुकेशन हो वो कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए, स्थानीय भाषा या जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें होनी चाहिए। ये कम से कम बात कराए 5वीं तक। आगे अगर व्यवस्था सही है, आगे अगर सिचुएशन सही रहती है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 5वीं तक की जो शिक्षा होगी वो खुद की भाषा में, स्थानीय भाषा या जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें होने पर बल दिया गया। भारतीय जो भाषा है उनका संरक्षण हो सके इसके लिए भारतीय अनुदान और व्याख्या संस्थान IIITI की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान जो है उसकी स्थापना का प्रस्ताव है। ये भी सही है, ये भी सही है। भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। ये जो साइन लैंग्वेज है, जो बधिर व्यक्ति हैं, जो सुन नहीं सकते, उनकी जो साइन लैंग्वेज है उसको बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री में विकसित की जाएगी। ये भी बात एकदम सही है। तो 1 2 3 तीनों यहां पर क्या है? सही है। देखो, अगर ये स्टेटमेंट आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसमें राजकुमार राव ने वो रोल प्ले किया था। तो उस रोल में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पहली बात की उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि वो बच्चा पढ़ने में जीनियस था, लेकिन हमारे पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो आधारभूत संरचना थी एजुकेशन को लेकर के, वो थी ही नहीं। यानी वो व्यक्ति आंखों से थोड़ा सा, उनकी आंखें से देख नहीं पाता था, लेकिन उसके पास में पढ़ने का विकल्प था ही नहीं। फिर उसके बाद में उसको विकल्प दिया गया, वैसी भाषा बनाई गई, वैसी किताबें छपी गई, फिर उसके बाद में वो पढ़ने के लिए बाहर भी गया था। तो इस तरह की जरूरत का सामना जो कर रहे थे, इस तरह की जरूरत के लिए, इस तरह की जो सिचुएशन आती है हमारे सामने, जो हमारे बधिर छात्र हैं जो सुन नहीं सकते, उनके लिए भी कम से कम पाठ्यक्रम की सामग्री विकसित की जानी चाहिए ताकि शिक्षा के से कोई भी वंचित नहीं रहे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। राइट आंसर क्या है हमारा? अब आ गया कि परख क्या है जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्थापित किया गया। देखो, ये परख की एक बहुत बड़ी फुल फॉर्म है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखें कि ये राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो है इसके तहत स्थापित किया जाएगा। किसके तहत? परख कार्यक्रम के तहत। और परख कार्यक्रम का बेसिक उद्देश्य ये है कि जो रटने की प्रवृत्ति है उसको तो खत्म किया जाए और जो विश्लेषणात्मक क्षमता है उसको क्या किया जाए? विकसित किया जाए। तो ये बात यहां पर सही है। इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या है हमारा? बी, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहली बात की, ये केवल शिक्षकों द्वारा दिए गए अंकों के ग्रेड पर आधारित होगा, तो ये गलत बात है। ये शिक्षकों के द्वारा दिए गए अंकों सिर्फ नंबर्स के आधार पर नहीं होगा, ग्रेड्स के आधार पर नहीं होगा, इसमें बाकी चीजें भी शामिल की जाएगी। इसमें केवल छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा, ये भी गलत बात है। इसमें स्व मूल्यांकन यानी जो सेल्फ इवेल्युएशन है, सहपाठी यानी जो उसका साथ पढ़ने वाला है वो मूल्यांकन करता है, उसको शामिल किया जाएगा। तो शिक्षक जो मूल्यांकन करता है उसको शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ जो कोग्निटिव लर्निंग यानी संज्ञानात्मक विकास, और उसके बाद में अफेक्टिव यानी भावनात्मक, और जो मनोगत्यात्मक जो डोमेन है उसको इसमें शामिल किया गया। तो पहली चीज की इसमें सेल्फ इवेल्युएशन, स्व मूल्यांकन। जो सहपाठी मूल्यांकन है वो एक शिक्षक मूल्यांकन, उसके बाद में जो कॉग्निटिव लर्निंग है यानी जो संज्ञानात्मक है उसको, उसके बाद में इफेक्टिव यानी भावात्मक है, और जो मनोगत्यात्मक डोमेन है उसको इसमें शामिल किया गया। राइट आंसर क्या है हमारा? सी। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और रैंक देना है। ये गलत बात है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर उनको रैंक देने से नहीं है। इसका बेसिक पर्पज ये है कि बच्चों में कॉग्निटिव लर्निंग डेवलप हो, उसके अंदर भावात्मक मनोगत्यात्मक चीजों का विकास हो, साथ ही में वो उसका खुद का मूल्यांकन कर सके। तो ये सब चीजों को 360 डिग्री जो बहुआयामी प्रगति कार्ड है उसमें शामिल किया गया था। राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? अब आ गया निपुण भारत मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है और इसे कब शुरू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पहली बात की इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021 को। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान जो है उसको प्राप्त करने के लिए। तो अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि जो कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बुनियादी शिक्षा और संख्या के ज्ञान सबसे ज्यादा फोकस इस पर किया जाएगा। तो एक मिशन चलाया गया निपुण भारत मिशन के नाम से, जो उसकी शुरुआत कब हुई थी?
5 जुलाई 2021 को, ये डेट कंफर्म कर लेना, याद कर लेना। और उसका उद्देश्य क्या था? तो आधारभूत साक्षरता यानी जो बेसिक जो लिटरेसी है वो और संख्यात्मक ज्ञान है उसको संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए। तो ये आधार इसका जो उद्देश्य है ये भी याद रखेंगे। डेट कौन सी है? 5 जुलाई 2021। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार दुनिया की शीर्ष कितने विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी? तो ये है शीर्ष 100। यानी भारत सरकार ने ये प्रावधान किया है इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कि दुनिया की जो सबसे टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उसको हम भारत में भी कैंपस खोलने के लिए क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पर कितने हैं? शीर्ष। और अभी आपको पता होगा कि इसके तहत ऑस्ट्रेलिया की जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने कैंपस खोला भी था। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि उन दोनों यूनिवर्सिटीज का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपस खोलने की उनको अनुमति मिल गई है। उनका नाम क्या है वो आप कमेंट के माध्यम से बताओगे। तो यहां पर क्या है? आंसर बी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बैगलेस डेज की संख्या कितनी निर्धारित की गई है जिसमें बच्चे अपने स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञ हैं उनके साथ इंटर्नशिप कर सकें? तो इसके लिए दिन कितने थे? 10 दिन। यानी 10 दिन जो है वो बैगलेस डेज होंगे जिस दिन आपको भारी भरकम बैग नहीं लेकर के आना है। उस दिन अपने आसपास के कोई जो व्यावसायिक विशेषज्ञ हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो बर्तन बनाने वाला हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कोई भी ऐसा व्यावसायिक विशेषज्ञ है तो उसको साथ में आपको ट्रेनिंग के लिए यानी उसके साथ में इंटर्नशिप करवाई जाएगी यानी आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये कितने दिनों के लिए है? तो ये बैगलेस डे जो है 10 दिन तक आप बिना बैग के स्कूल आओगे। इसका मतलब राइट आंसर क्या है यहाँ पर? तो लगभग ये मान लो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को लगभग हमने कवर कर लिया। यानी यहां पर आकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी लगभग खत्म हो गई। तो अब ये जरूर है कि अभी इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि प्रश्न बहुत स्टेटमेंट के माध्यम से थे, बड़े-बड़े प्रश्न थे, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में से कोई चीज मिस हो जाए। तो बस काम ये करना है कि इसके बाद में जब मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा तो टेलीग्राम पर जाकर के बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद में अगर जो चीजें आपको मुश्किल लगे तो उसको आपको एक पेज में नोट कर लेना है। तो 2 मिनट में इसको रिवाइज करवाता हूं कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रखनी है। पहली बात की 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है कौन सी है? 2020 में आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहले कब 2 बार आई थी? तो एक तो 1968 में आई थी और एक कब आई थी? 1986 में। जून 2017 में एक समिति का गठन किया गया, के कस्तूरी रंगन समिति, जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट दी और 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति थी उसको क्या दी थी? मंजूरी दी थी। पहला राज्य कौन सा है इसको लागू करने वाला? कर्नाटक है। दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। पहले स्कूल का ढांचा कौन सा था? 10+2 था। अब नया फॉर्मूला कौन सा है? 5+3+3+4। जीडीपी का कितना प्रतिशत इस पर खर्च किया जाएगा? तो 6% खर्च किया जाएगा। निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो निपुण भारत मिशन की शुरुआत हुई 5 जुलाई 2021 को। किस क्लास में आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी? तो कौन सी क्लास है? तो वो क्लास होगी 6 क्लास। किस क्लास में आपको मनपसंद विषय और विदेशी भाषा सीखने की छूट होगी? तो विदेशी भाषा सीखने का मौका होगा। तो वो क्लास कौन सी है? क्लास नहीं। इसके साथ साथ ये पूरे जितने भी प्रश्न हैं डिग्री कैसे मिलेगी, कैसे क्या कुछ होगा, ये सभी के बारे में हमने कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस कर लिया। 10 बैगलेस डेज भी होंगे ताकि आप अपने व्यावसायिक जो विशेषज्ञ हैं अपने आसपास के उनसे काम सीख सकें। तो आप लोग ये बताएं कमेंट करके कि आप लोगों को ये क्लास कौन सी लगी, कैसी लगी। और आगे जो क्लास होगी वो होगी आपके राजस्थान पॉलिटी पर, जिसमें राजस्थान पॉलिटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2025 में जो बोर्ड ने पूछे हैं उन सभी प्रश्नों की एक बहुत ही शानदार मैराथन आपके सामने आने वाली है। तो इस क्लास के बारे में अपने विचार जरूर लिखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।